नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। हम सभी आज बात करेंगे पुनर्जागरण काल की। एक ऐसा काल जो आज के आधुनिक विश्व का पटकथा लिखता है, क्योंकि अगर आपको आज का आधुनिक विश्व समझना है तो आप पुनर्जागरण काल को नज़रअंदाज कर आधुनिक विश्व नहीं समझ सकते। इतिहास को पढ़ने का एक मूल मंत्र है कि आपको जिस समय का इतिहास जानना है, आपको उससे पहले के इतिहास को समेटते हुए इस समय तक पहुंचना होगा। क्योंकि अगर आप 2020 को समझना चाहते हैं तो 2020 को 2020 में आकर नहीं समझा जा सकता है। इसकी कहीं ना कहीं कड़ी इसके पिछले साल से जुड़ी होती है। चाहे वह राजनीतिक परिवर्तन की बात हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन की बात हो, चाहे वैश्विक परिवर्तन की बात हो, यह सब कुछ एक कड़ी पीछे से जुड़ता है। तो आज यह वीडियो बहुत काम का वीडियो है। जितने भी 9वें 10वें या किसी भी चीज़ की तैयारी करने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें इतिहास को समझना है या आज के समाज को समझना है, इस पुनर्जागरण काल को समझे बिना वह आज के समाज को नहीं समझ सकते हैं। तो जरूर जुड़े रहें मेरे इस वीडियो के साथ। पुनर्जागरण काल, जब भी शुरुआती समय में चीन से एक रास्ता यूरोप तक जुड़ता था, और मैं आपको बता देता हूं, मैं इस वीडियो में काफ़ी थोड़ा वक्त लूंगा जिसके जरिए मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा इस वीडियो को। बिल्कुल धैर्य के साथ जुड़े रहें, दिलचस्प कहानी के साथ जुड़े रहें। आपको मज़ा भी आएगा और पता चलेगा कि कैसे बिना बोरियत के भी पढ़ाई की जा सकती है। चीन और यूरोप के बीच में एक रास्ता जुड़ा रहता था जिसे रेशम मार्ग कहते थे। इस रास्ता से चीन के रेशमी कपड़े और भारत का सूती कपड़ा और मसाले यूरोप के बाज़ारों में जाकर बिकते थे। जब भी किसी दो जगह के रास्ते जुड़ते हैं तो रास्ते जुड़ने के समय सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ती है, रास्ते जुड़ने से जुड़ता है वैचारिक विचार। रास्ते जुड़ने से आते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यदि कोई लड़की किसी अपनी सहेली के घर गई है और वहां उसके बर्थडे पार्टी में, तो क्या यह सिर्फ गिफ्ट और केक का लेन देन है? अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो आप कभी भी सामाजिक अध्ययन को नहीं समझ पाएंगे। यह बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, एक चीज दूसरे चीज से गुथी हुई है। अगर लड़की किसी के बर्थडे पार्टी में जा रही है तो वहां देखती है वह अपनी सहेली का कपड़ा, वहां देखती है अपने सहेली का ड्राइंग रूम। जब कोई लड़का किसी नए शहर में जाता है तो वह सिर्फ शहर में जाने का रास्ता तय नहीं करता, वहां से सीखता है नया दुनिया, वहां से सीखता है नया चीज। आपस में बातचीत होती है, बात करने से बात बनती है और इस तरीके से जीवन शैली में परिवर्तन आता है। कोई औरत अगर किसी शादी पार्टी में जाती है तो वहां खाना खाने और गिफ्ट लेने देने का कार्यक्रम नहीं होता, वहां दिखता है दूसरी औरत की साड़ी का रंग, उसके कीमत, उसके साड़ी के मैचिंग में चूड़ियां लगी रहती है, यह दिखता है। ठीक उसी प्रकार जब रास्ते जुड़ते हैं तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ता है समाज, उसका आपस की जीवन शैली और उसके बीच का बहुत कुछ। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का मिलन हो रहा है, नई तरीके की केंद्र बिंदु से समाज परिवर्तित हो रहा है। लेकिन इसी बीच में मध्य एशियाई क्षेत्र में एक नया तरीके से विचारधारा का जन्म होता है 6वीं शताब्दी में। इस 6वीं शताब्दी में उस समय की सबसे वैज्ञानिक जीवन शैली, जिसने अपनी जीवन शैली में वैज्ञानिकता को तरजीह दिया, इस नए विचारधारा को धर्म का स्वरूप देते हुए इस्लाम धर्म का नाम दिया गया। और यह इस्लाम धर्म शुरुआती समय में सबसे वैज्ञानिक धर्म में से एक था। लेकिन बाद के काल में इसके अंदर महत्वाकांक्षा आई। वैश्विक स्तर पर अपने फैलाव क्षेत्र को बढ़ाने की तीव्र महत्वाकांक्षा ने इसे दोनों ओर आक्रमण करने की छूट दे दी। दोनों ओर आक्रमण करने लगे। भारतीय क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत को पार कर इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण शुरू कर दिए। 712 के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद से मोहम्मद गौरी, गजनबी, पूरी लंबी कहानी है। लेकिन इन्होंने पश्चिम की ओर भी आक्रमण किया और पश्चिम की ओर इनका आक्रमण हो गया यूरोप के ईसाई धर्म वालों से, और ईसाई धर्म के साथ इनका शुरू हो गया धर्म युद्ध। भारतीय क्षेत्र में इन्होंने लूट खसोट किया, यहां राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की चाहत रखी। लेकिन जब यहां इन्होंने धर्म युद्ध कर दिए यूरोप के साथ, इस धर्म युद्ध को कहा जाता है क्रूसेड।
और इस क्रूसेड के धर्म युद्ध ने इस पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, रास्ता बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव कुस्तुनतुनिया पर पड़ा, जो तुर्की के पास एक जगह है। वहां के विद्वान लोगों को इन लोगों ने आक्रमण कर दिया उन लोगों पर, और ये लोग अपना जान बचाकर इटली के फ्लोरेंस शहर आ गए। उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम था दाते, उन्होंने समाज को देखा, यूरोपीय समाज को, कि आखिर क्या बात है जो धर्म युद्ध के नाम पर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि यहां राज्य पर, यानी कि पूरे राजा पर धर्म का नियंत्रण है। धर्म पूरी तरीके से समाज को अपने नियंत्रण में रखी हुई है। धर्म आपको स्वर्ग जाने का रास्ता बतला रही है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है समाज में, और विज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है, तर्क की कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई सिर्फ व सिर्फ धर्म की बात कर रहा है। इन्होंने, दाते ने एक आह्वान किया कि हमारा यूरोपीय समाज बहुत समृद्ध समाज था, ये बीच के काल में बिल्कुल सो गया है, इसीलिए हमें फिर से इस समाज को जगाना होगा। और इस घटना को उन्होंने कहा पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण के अग्रदूत दाते माने जाते हैं, जिन्होंने इटली के फ्लोरेंस शहर से यह नारा दिया और समाज में परिवर्तन की बात कही। इस पुनर्जागरण काल के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म जो है वह दो भागों में बट गया। ईसाई धर्म में दो मूलभूत विचार आ गए, और ईसाई धर्म के जो पुराने विचार थे उन्हें हम लोग कैथोलिक कहते हैं, और जो नए विचार आए उन्हें हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट, यह जो नई विचारधारा आई, प्रोटेस्टेंट की विचारधारा, इसने पुरानी विचारधारा के जीवन शैली, उनके विचार प्रणाली पर सवाल उठाए। प्रोटेस्टेंट ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, किंतु यह स्वचालित ब्रह्मांड है, इसे कोई चला नहीं रहा है। इसी प्रोटेस्टेंट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को देकर इस बात को स्थापित कर दिया कि तटस्थवाद ही संसार का नियम है, यानी संसार को ईश्वर ने बनाया है, किंतु ईश्वर संसार को चला नहीं रहा है, यह स्वचालित मशीन के जैसा है। न्यूटन के विचार ने समाज में बड़ा परिवर्तन ला गया। लोगों के अंदर यह भावना पैदा कर दी कि सच में जो धर्म का आडंबर हो रहा है उस पर सवाल उठने लगे, और जीवन में नए चीज का उत्पन्न हो गया, उसका नाम आ गया विज्ञान। क्योंकि हर कोई कारण की खोज कर रहा था, हर कोई कारण को ढूंढना चाह रहा था, तो विज्ञान का जन्म हुआ। और विज्ञान से बनने लगी नई नई मशीनें, मशीनों से बनने लगे बड़े बड़े जहाज, और इस तरीके से यूरोप एक ठंडा प्रदेश था। इस ठंडे प्रदेश में मसाले की खूब जरूरत होती थी, क्योंकि मांस खाने वाले लोगों बिना मसाले का कैसे मांस खाएंगे, और मसाला जाता था भारत से। तो पूरे यूरोप में यह खोज होने लगी कि भैया भारत के लिए कोई रास्ता ढूंढो, भारत की खोज करो। इस विज्ञान ने उन्हें मशीन दे दिया, इस विज्ञान ने उन्हें बड़े बड़े जहाज दे दिए। विज्ञान ने उन्हें बड़े बड़े मशीन देने को दो चीजें मांगती है मशीन को चाहिए कच्चा माल, और मशीन को चाहिए बाजार। इन दोनों की जरूरतों को पूरी करने के लिए भारत की मांग तेज हो गई, और बहुत सारे लोग भारत की खोज में निकल गए। और भारत की खोज में निकलते हुए 1492 में कोलंबस साहब ने अमेरिका को खोज लिया, और 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका के निचले हिस्से से गुजरते हुए भारत पहुंचे वास्को डी गामा। और इस तरीके से नए दुनिया में लोगों ने पांव रखा, पूरी दुनिया सिमट गई, वैश्वीकरण का नया दौर आया, भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण हो गया। और इसकी सारी कड़ी पुनर्जागरण काल से शुरू हुई, जिसने लोगों के अंदर चेतना का विकास किया, लोगों के अंदर यह बात कही कि विज्ञान के अर्थ खोले, रहस्य खोले विज्ञान के, धर्म के आडंबर को समाप्त किया गया, धर्म का राज्य पर से नियंत्रण को तोड़ा गया, और नई जीवन शैली आई। यहीं से जन्म हुआ स्वतंत्रता जैसे विचार का, यहीं से जन्म हुआ समानता जैसे विचार का, यहीं से जन्म हुआ कि हम भी बराबर हैं, इस विचार का जन्म यहीं से हुआ। आपस में भाईचारे का विचार का जन्म हुआ। और जितना भी आप वैश्विक स्तर की क्रांतियां देखेंगे, विश्व का उपनिवेशवाद समझेंगे, इस सारे उपनिवेशवाद की कड़ी अगर कहीं से शुरू होती है तो वह पुनर्जागरण से शुरू होती है। फिर से पूरा विश्व पर ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का कब्जा हो गया, उन कब्जे से स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ी गई। इन सब के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। आज हम लोगों ने समझा इस पुनर्जागरण काल को, इसके पूरे वैश्विक प्रभाव को और इसकी शुरुआत को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।